राजस्थान में कानून व्यवस्था, हेल्थ, शिक्षा जैसे कई मुद्दे अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता महिपाल महला जी। नमस्कार महिपाल जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपको है वो है पंचायत निकाय चुनाव को लेकर जो अभी आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की इसमें क्या रणनीति है और किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाकी दल जो हैं वो भी अपनी ठोस रणनीति यहाँ पर रख रहे हैं, वो भी अपने काम लोगों को बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की रणनीति इसमें क्या रहेगी? निखिल जी, भाजपा तो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रह के अपने आप को काम करती है। और चुनाव लड़ने के लिए हम सिर्फ चुनाव का इंतजार नहीं करते, हम जनता के बीच में रह के 365 दिन काम करने वाले दल के लोग हैं। पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव आ रहे हैं। जनता ने पिछले 2.5 साल में जितने भी चाहे बाई इलेक्शन हुए हों, लगभग 68 बाई इलेक्शन हुए हैं पंचायत और निकाय के, जिसमें से 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी है भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। माननीय भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान में जितने भी असेंबली के बाई इलेक्शन हुए हैं, जहां हम दूसरे नंबर पे थे, वहां हमने कांग्रेस जैसे दल जो हैं जो चुनाव जीत के हैं उनकी जमानतें भी जब्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में जरूर रहती है, पर चुनाव के मोड में रहने के साथ साथ जनता के बीच में हम रहने का काम करते हैं। और काम की बदौलत हमने जो 2.5 साल में जनता के बीच में रह के और जनता के लिए जो काम किए हैं उसकी बदौलत हम वोट लेने के लिए जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पंचायत और निकाय चुनाव दोनों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश की आबादी मतदान करने का काम करेगी। पर मेरा सवाल यह है कि अभी हाल ही में नीट का पेपर जो लीक हुआ था उस मामले ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा और हमारी राजधानी दिल्ली में कई युवा और सीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो उस आंदोलन में देखा गया कि जो हमारे युवा हैं वो शायद कहीं ना कहीं ये जो मामला था इसको लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दा था ये कहीं ना कहीं इस चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज साबित हो सकती है जिसका विपरीत प्रभाव इन पंचायत चुनावों पर पड़ जाए? ऐसा नहीं है निखिल जी, ये कोई किसी दल का मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही छात्रों के प्रति अपनी संवेदनशीलता रखती है जितना और दल साथ में संवेदनशीलता का जो स्वांग करते हैं। हम भी उतना ही छात्रों के पक्ष में खड़े हैं जितना पक्ष में खड़े होने का और लोग दावा करते हैं। तो हम कहीं कोई छात्रों के खिलाफ नहीं है। नीट का एक बहुत बड़ा मामला था, बहुत गंभीर समस्या। नीट ही नहीं, पेपर लीक समस्या इस देश के लिए एक बड़ी समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो हुआ उससे सबक लेते हुए हम लोग ऐसा प्रयास करें कि दोबारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। छात्रों का एक रोष था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से लेकर तमाम वो बदलाव जो किए जाने चाहिए थे उसको करने का काम किया है। उम्मीद है चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, चाहे टास्क फोर्स का गठन हो, चाहे और बहुत सारे बदलाव किए हैं, कि राजस्थान नहीं पूरे देश में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का कोई पेपर लीक नहीं हो और कोई हमारा परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र पेपर लीक की वजह से फांसी के फंदे पे ना जाए, किसी एक की भी जान नहीं जाए। राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है। माननीय मोदी जी ने इस बात को सिद्ध करने का काम किया। छात्रों की मांग थी, पूरे एक चिंगारी लगी और पूरे देश में देखते देखते उसने लोका रूप धारण किया। बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग ऐसे हैं जो उस आग में राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे थे, पर बहुत सारे राजनीतिक लोग ऐसे थे जो उस आग को बुझाने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उस आग को बुझाते हुए छात्रों के पक्ष में खड़े थे। छात्रों की मांग थी कि दवा और डॉक्टर दोनों को बदला जाए। हमने दवा को भी बदलने का काम किया, डॉक्टर को भी बदलने का काम किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक भी भर्ती परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं होगा। नहीं, पर मेरा सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ी देरी हो गई? अगर सरकार थोड़ा पहले ही उनको उत्तर दे देती तो जो इतने लोग वहां पर गए, सोनम वांगचुक भी 26 दिन का अनशन उन्होंने किया, तो ये पहले ही मामला सुलझ सकता था और इसका फायदा बाकी राजनीतिक दलों ने भी उठाया और शायद उनको आने वाले पंचायत चुनावों में उसका फायदा मिले। जब आप टेबल टॉक की बात करते हैं तो वो एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से बातें आगे बढ़ती हैं। और जब छात्र तो काफी समय से बैठे थे, वो मांग छात्रों की सिर्फ मांग ये थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। जब आप बैठ के बात करोगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आज भी जो अभी रास्ता निकला है, जो मांगे मानी गई हैं, चाहे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, चाहे
छात्रों पे मुकदमे वापस लेने की बात हुई है, चाहे छात्रों की जिन्होंने डेथ हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है पेपर लीक की वजह से, उनके परिवारजनों को मुआवजा देने की बात हुई है। तो ये टेबल टॉक से ही निकला ना रास्ता। सड़क पे किसी भी आंदोलन का कोई समाधान नहीं होता। सड़क सिर्फ और सिर्फ एक उस आंदोलन को सरकार के सामने ये दिखाने के लिए कि भाई जनता में कितना आक्रोश है। धरना प्रदर्शन आंदोलन का वो एक पार्ट है, पर जो रास्ता निकलता है वो सिर्फ टेबल टॉक से निकलता है। सरकार पहले ही दिन से सकारात्मकता के साथ इसमें थी, पर बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि बैठ की बात नहीं हो। जब तक प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बैठ के मुलाकात नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकल सकता। जो समाधान निकला है वो भी प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता करने के बाद ही निकला। तो जो वार्ता बाद में हुई वो पहले भी हो सकती थी, पर एक तरफ से नहीं हो सकती। ये दोनों तो तरफ से आपका कहना यह है कि जो वार्ता एक तरफ से हुई है वो जो दूसरी तरफ के जो लोग थे, स्टूडेंट थे या सीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से ही नहीं, बच्चे आना चाहते थे। बच्चे डे फर्स्ट से ही वार्ता के मोड में थे। बच्चे आना चाहते थे। जो भी प्रोटेस्टर थे वो ये चाहते थे, प्रोटेस्ट करने वाले, कि भाई हमारा एक एक दिन हमारे लिए कीमती है। सरकार तो पहले ही दिन से 3 मई को नीट का एग्जाम होता है, 12 मई को नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, तुरंत सीबीआई को जांच दे दी जाती है। उसके बाद 15 दिन के भीतर री नीट का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। 21 जून को नीट इसकी एग्जाम करवा दी जाती है नीट की। 16 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है, पूर्ण पारदर्शिता से एग्जाम हो जाती है। तो सरकार तो डे फर्स्ट से ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही थी कि छात्रों का एक एक दिन इंपॉर्टेंट है और एक साल छात्रों का हमारी किसी गलती की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं कि अभी हाल ही में हमने देखा कि कई सारे ट्रांसफ़र जो हैं वो सरकार ने किए, जिसमें शिक्षकों के थे, मंत्रालयिक कर्मचारियों के ट्रांसफ़र इतने सारे हुए। तो आपको क्या लगता है कि आप भाजपा प्रवक्ता हैं, तो आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति भाजपा से जुड़ा है, आरएसएस से जुड़ा है, तो सरकार उनको फेवर करती है? अगर किसी भी चीज़ में अगर उनको फेवर करना हो तो आपको लगता है कि सरकार इस मामले में उनको फेवर करती है? जो जायज़ ट्रांसफ़र है वो सरकार हमेशा करती है और एक रूटीन प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसफ़र किए हैं, किसी और अन्य दलों की सरकारें रही हैं तो उन्होंने नहीं किए हैं। समय समय पर ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया के तहत होते रहे हैं और होते रहेंगे। अब जहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हुआ है। लेकिन ये भी सुनने में आया कि जो ट्रांसफ़र लिस्ट अब की बार निकली है उसमें लगभग बहुत सारे ढेरों ट्रांसफ़र हुए, लेकिन 3rd ग्रेड के जो शिक्षक हैं शायद उनके ट्रांसफ़र अभी नहीं हुए हैं। उसका क्या कारण रहा होगा आपके हिसाब से? क्योंकि वो भी लोग कितने समय से परेशान थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 3rd ग्रेड ट्रांसफ़र एक बड़ी टास्क है सरकारों के लिए, पूर्ववर्ती सरकार के लिए भी थी, हमारे लिए भी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक ठोस रणनीति बना के और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत हम लोग उनके ट्रांसफ़र करें। और आने चाहिए 3rd ग्रेड के 15-15, 20-20 साल से जो बाहर बैठे हैं, जिन्होंने पूरी नौकरी, मुझे लगता है बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के कगार पे आ गए होंगे। तो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के और हमें 3rd ग्रेड के काम करने। चूँकि पहले की सरकारें सिर्फ बातें करती थी, कांग्रेस के 18 से 23 के शासनकाल में भी नहीं हुई। हम भी अब तक 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, पर अब हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक पूरी इसको लेके एक कमेटी काम कर रही है और पूरी पॉलिसी बना के और जल्द से जल्द 3rd ग्रेड के शिक्षकों को राजस्थान की सरकार सौगात देने का काम करेगी। पर जब ट्रांसफ़र पर बैन लग जाते हैं उसके बाद आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा उसको बैन को खुलने में, और ये सब दिक्कतें जो हैं वो देखनी पड़ती है? तो जो 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं, जो देख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि भाई उनके भी ट्रांसफ़र होंगे आने वाले पक्का होंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जल्दी तबादला नीति बना के और उनको ट्रांसफ़र की सौगात माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार देने का काम करेगी। तो महिपाल जी, अभी मैंने हाल ही में आपका फेसबुक प्रोफाइल देखा, उसमें देखा कि काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो गुट है वो ऐसा भी है और वो बड़ी संख्या में है जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करता है, कई तरीके की आपको बातें कहता है, अभद्र भाषा का भी प्रयोग शायद आपको किया गया है, लेकिन आपने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया, फिर आपने उनको कभी कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को बोलने देना और खुद चुप रहना उनको और बढ़ावा देगा? देखिए निखिल जी, डेमोक्रेसी में सहमति असहमति अपनी जगह है। मैं आपसे किसी बात को लेके असहमत हो सकता हूँ, पर जब आप किसी के प्रति नफरत पाल लेते हैं तो नफरत का कोई इलाज नहीं है, उसका फिर जवाब नहीं दिया जाता है। उसका जवाब सिर्फ मौन है, चुप्पी है और इग्नोर करना है।
बहुत सारे साथी जो लिखते हैं, तो मुझे फील इसलिए नहीं होता कि ठीक है वो अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं। मेरी किसी विषय पे किसी से असहमति हो सकती है, पर मेरा शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं, टकराऊं, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि कोई क्या लिखता है, जिसके मन में जो भाव है, कोई आपको प्रशंसा की दो तारीफ लिखेगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपके बारे में और वो बातें लिखेगा। पर ये जो अभी शायद आप हाल ही के दिनों की बातें कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं पर इग्नोर करते हैं, जवाब नहीं देना उचित समझते। एक कमेंट मेरे खिलाफ आया कि हमारे भाई कोई नूर मोहम्मद खान करके हैं, तो नीट आंदोलन में मैं किसी प्रतिष्ठित चैनल पे डिबेट में था, उसको लेके मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे उसने किया। उसने ये लिखा कि इस दल्ले को घर में घुस के मारना चाहिए। विषय ये नहीं है निखिल जी कि उसने मोहम्मद खान ने ये लिखा है। तकलीफ तब होती है जब उसको 50 लोगों ने थंब लगा के अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत ठीक लिखा है। एक भाई है बीरबल जाट, उसने लिखा कि इसकी माँ नेक नहीं है और बाप एक नहीं है। मतलब उससे वृष्ट आप कुछ नहीं लिख सकते हो। विषय ये नहीं कि वो हो सकता है कि वो किसी बहुत कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो। उसने जो मेरे बारे में लिखा, मैं जानता ही नहीं, दोनों भाइयों को नहीं जानता हूं मैं लिटरली। तो उसने कहा आपकी इसकी माँ नेक नहीं और बाप एक नहीं है। 101 लोगों ने, दुख तब होता है जब 101 लोगों ने उसको थंब लगा के अप्रिशिएट किया कि यार बहुत ठीक लिख रहे हो आप, तो हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा किसी से विरोध हो सकता है। मैंने तो मेरे जीवन में, मेरे भी राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोगों से असहमतियां हैं, विरोध भी हो सकता है, हम उनका विरोध करते भी हैं, पर हम इतना हमारा स्तर ना गिराएं कि जब हम कभी उनसे मिलें तो हमारे अंदर एक गिल्ट की भावना हो कि यार हमने क्या किया। लिखने वाले लिख रहे हैं, पर उससे बड़े वो लोग भी अपनी नज़रों में शर्मिंदा कभी होंगे जो थंब लगा के या उनको अप्रिशिएट करने का काम कर रहे हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। तो ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं। ऐसे लोगों के प्रति सिर्फ मेरी एक भावना है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अब जो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, तो फिर आपके पास उनको इग्नोर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और मैं सिर्फ इग्नोर करता हूँ कि ठीक है भाई, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जिस दिन आपको सद्बुद्धि आएगी उस दिन आप ठीक शब्दों का चयन कर लेंगे। नहीं, पर ये देखा जाता रहा है कि जो सोशल मीडिया है, इस पर इस तरीके के लोग होते हैं जो अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, और आपने भी इस चीज़ को महसूस किया है। लेकिन शायद ये वही लोग हैं जो किसी लड़की के प्रोफाइल में या फिर किसी महिला के प्रोफाइल में जाकर विशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो आपको क्या लगता है कि उस महिला को या उस लड़की को साइबर या फिर किसी भी तरीके से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इसका बढ़ावा, अगर हम उनको रिप्लाई नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि ये आदमी सुस्त है। अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो आपको लगता है कि ये सही होगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। इसका तकनीकी पहलू तो ये है कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे जिन्होंने भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, साइबर एक्ट में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सबक सिखाया जाना चाहिए कि वो दोबारा से और किसी के साथ ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें। चाहे वो मेरे साथ है, आपके साथ है, हमारी किसी बहन के साथ है, किसी के साथ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। सोशल मीडिया ने आपको जो शब्दों की एक आज़ादी दी है ना, उसके साथ साथ आप पे बहुत सारी कैपिंगें भी हैं राज्य सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से, कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तकनीकी पहलू ये कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे कानूनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, उनका दिमाग ठीक करना चाहिए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करें। पर भावनात्मक पहलू उसका ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मैं शिकायत करके या ऐसे लोगों का नाम उछाल के या ऐसे लोगों को चर्चा में लाके मैं उन पर ठप्पा लगाने का काम कर रहा हूँ कि जिनको कोई नहीं जानता उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करवा के उनके प्रति एक लोगों की भावना हो, यार ये बच्चा इसने लिख दिया, इसके खिलाफ ये नहीं। उस समय फिर मेरे प्रति आ जाएगा, आप तो बहुत समझदार थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो बच्चा है, ये तो पढ़ता है, इसने लिख दिया होगा, इसका करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भावनात्मक पहलू उसका ये कहता है कि छोड़ो, एक बार इग्नोर करो जब तक चीज़ें सर से ऊपर तक ना आ जाएं। और जब ये लगे कि यार अब चीज़ें सर के ऊपर से गुजर रही हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो कानून आपके पास सहारा है। हम वो सारी चीज़ें जानते हैं जिनसे उनका दिमाग ठीक किया जा सकता है, पर हमारी सामाजिकता ये कहती है, हमारी ह्यूमैनिटी ये कहती है कि नहीं, एक बार इग्नोर करो और ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, कभी ना कभी ये सही रास्ते पे आएंगे। और ऐसे शब्द बोलने वाले किसी के सगे नहीं हो सकते।
वो सिर्फ खुद लाइक और कमेंट बटोरने के चक्कर में ऐसी बातें करते हैं जिनका दूर दूर तक धरातल से कोई संबंध नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। आशा करते हैं आपको यहाँ पर मिलकर थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपको, आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं। और द फैक्ट इंडिया ग्राउंड लेवल पे जाके और हर वर्ग के मुद्दों को छूने का प्रयास करता है। आपके चैनल को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ महिपाल जी, जिन्होंने हमारे से बातें की सरकार के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में। तो ऐसी ही न्यूज के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।